जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वर्ष 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध पर बनी वीडियो श्रृंखला के भाग 3 में आपने देखा किस तरह 20 अक्टूबर 1962 को नेफा के नामकाचू सेक्टर में टू राजपूत के 282 वीर जवानों ने अंतिम गोली तक लड़ते हुए बलिदान दिया था। शौर्य, पराक्रम और बलिदान की वैसी ही कहानी उसी दिन यानी 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख के सिरिजाप में भी लिखी गई थी और इसको लिखा था मेजर धन सिंह थापा ने, जिन्हें उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आज बात करेंगे मेजर धन सिंह थापा की। दोस्तों, हिमालय में खारे पानी की एक बड़ी झील है, नाम है पेंगोंग। आपने सुना होगा ये नाम। ये झील पूर्व में तिब्बत से लेकर पश्चिम में लद्दाख तक फैली है। मेरे पीछे मैप है, आप इसमें देख पाएंगे। ये है पेंगोंग झील। पूर्व में तिब्बत से पश्चिम में लद्दाख तक ये झील फैली है। खारे पानी की झील है। कुल लंबाई 134 किलोमीटर, 2/3 हिस्सा तिब्बत में, 1/3 भारत में। इस झील के उत्तर में चेंगचेनमो पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण में फैली है। ये देखिएगा, इन कंटूर्स को देखिएगा। ये झील है, इसके कंटूर्स को देखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं जैसे हाथ की उंगलियां हों। ये कुल मिला के 8 हैं, इनको फिंगर्स कहा जाता है। और इसके बारे में आपने पिछले दिनों, साल 2 साल में टीवी में, अखबारों में भी बहुत कुछ सुना होगा। ये 8 फिंगर्स हैं। ये सिरिजाप कॉम्प्लेक्स है जहां मेजर धन सिंह थापा ने 20 अक्टूबर 1962 को वो लड़ाई लड़ी थी। आज हम इसकी बात करने वाले हैं और इसके लेफ्ट में ये फिंगर्स हैं। अभी वर्ष 2020 में यहां चीन ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर इस सिरिजाप कॉम्प्लेक्स के राइट में कहीं है, लेकिन 1962 में चीन ने जब कब्जा कर लिया यहां तक, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस फिंगर 8 के पास कहीं बन गई। यहां तक उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन इतने से ड्रैगन का पेट भरा नहीं। अब वो कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे नहीं है, 2 के पास है। और वर्ष 2020 में उसने आगे घुसने की कोशिश की। भारत का मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 के पास है। तो अब विवाद इसके ऊपर है। पर आज हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं। आज हम 2020 के विवाद पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 20 अक्टूबर 1962 को मेजर धन सिंह थापा द्वारा दिखाई गई असाधारण बहादुरी की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर 1962 तक चुशूल में एक एक्टिव एयरफील्ड काम कर रहा था। भारत ने यहां एक एक्टिव एयरफील्ड बना रखा था चुशूल में। यह चुशूल है, यहां पर हमारा एक्टिव एयरफील्ड हुआ करता था। और इस दुर्गम स्थान पर सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था। चुशूल पेंगोंग के दक्षिण में स्थित है, इसलिए पेंगोंग की रक्षा करने के लिए सिरिजाप पर मजबूती से टिके रहना बहुत जरूरी था। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां सिरिजाप, ये सेक्टर, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। और इतना ही नहीं, ये यहां इधर चीन था, तो इस पूरे सेक्टर पे ये येला 1, येला 2, येला 3, इस पूरे सेक्टर को बचाए रखना बहुत जरूरी था। यहां 3 चौकियां थी जिसे सिरिजाप, सिरिजाप 1, सिरिजाप 2 कहा जाता था। जुलाई 1962 में सिरिजाप की चौकियों पर 18 गोरखा की चार्ली कंपनी तैनात थी और इस बटालियन का हेडक्वार्टर पेंगोंग झील के दक्षिण में तोकुंग में था। यहां बटालियन हेडक्वार्टर था और यहां इसकी ये चौकियां थी। और इस बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल हरिचंद। 18 गोरखा 114 ब्रिगेड का हिस्सा था, जिसका टेक्टिकल हेडक्वार्टर चुशूल में था और कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर TN रैना। यहां चुशूल में ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, यहां तोकुंग में बटालियन का हेडक्वार्टर है और इस बटालियन की चार्ली कंपनी की 3 पोस्ट यहां सिरिजाप पे है। बटालियन हेडक्वार्टर से इन चौकियों तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग नहीं था। पेंगोंग के दक्षिण से नावों के जरिए ही यहां पहुंचा जा सकता था।
जबकि चीनियों ने खुरनक फोर्ट से लेके श्रीजाप तक सड़क बना दी थी। यहां यह खुरनक फोर्ट तिब्बत में आता है, उन्होंने यहां तक सड़क बना दी थी और इस सड़क से बड़ी आसानी से वे मीडियम आर्टिलरी, आरसीएल गन्स, हैवी मोर्टार सब कुछ ला सकते थे। सितंबर 1962 में इन चौकियों को चीनियों ने घेर लिया था। हमारी तीनों चौकियां उन्होंने घेर ली थी। लद्दाख में हालात बेहद खराब थे। वेस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह ने 17 अगस्त 1962 को एक पत्र में लिखा, लद्दाख में हमारी फॉरवर्ड पोस्ट कहीं भी टैक्टिकली पोजीशन्ड नहीं है, जबकि चीनी सब जगह हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट पॉलिटिकल कंसीडरेशंस के कारण की गई है और यदि मैंने संभावित खतरे के साइज और शेप के बारे में ध्यान आकर्षित नहीं किया तो मैं अपने कर्तव्य के पालन में चूक जाऊंगा। श्रीजाप 1 बिल्कुल रिज लाइन पर स्थित थी, जो बिल्कुल पेंगोंग झील से सटी थी, बिल्कुल इस झील के किनारे पर थी श्रीजाप 1 पोस्ट। और यहां पर इस कंपनी के कमांडर मेजर धन सिंह थापा मौजूद थे और इस पोस्ट पर उनके साथ सिर्फ 28 जवान थे। अगर तीनों चौकियों की टोटल नंबर की बात करें तो सिर्फ 80 जवान थे। और इस पेंगोंग झील के दक्षिण में, जैसे मैंने बताया कि यूला 1, यूला 2, यूला 3 ये 3 पोस्ट भी थी, इन पर भी गिनती के जवान थे कुल 50। 19 अक्टूबर को चीनियों की हरकतें तेज हो गई, जिन्हें देखते ही मेजर थापा ने अपने जवानों को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे चीन ने तोपों और बड़े मोर्टारों के गोलों से भयंकर आक्रमण किया, जो 2.5 घंटे तक चलता रहा। कुछ गोले कमांड पोस्ट पर भी गिरे, जिससे रेडियो सेट नष्ट हो गया और बाकी बटालियन से संपर्क टूट गया। यहां से गोले बरसने लगे तीनों पोस्ट पर। सिग्नल ऑफिसर मेजर वेदव्यास ने बाद में बताया था कि मेजर धन सिंह थापा की ओर से जो अंतिम संदेश प्राप्त हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था, न तो मैं पीछे हटूंगा, ना ही समर्पण करूंगा। मेजर जनरल यान कार्डोजो अपनी पुस्तक आर हीरोज इन बैटल में लिखते हैं, आर्टिलरी और मोर्टार की जबरदस्त फायरिंग की आड़ में चीनी सैनिक बड़ी भारी संख्या में श्रीजाप 1 चौकी के नजदीक आ गए थे, 150 गज तक। इस हमले में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जब चीखते चिल्लाते चीनी सैनिक श्रीजाप 1 के निकट आए तो वो भारतीय जवान जो मोर्टार और आर्टिलरी के गोलों से घायल हो गए थे, वे दोबारा खड़े हो गए और दुश्मन से लोहा लेने लगे। नायक कृष्ण बहादुर थापा, जिसकी टांग कट गई थी, उसने भी आगे बढ़कर वो एलएमजी संभाल ली जिसको चलाने वाला सैनिक मर चुका था। बहुत से चीनी सैनिक मार दिए गए थे, पर उनकी संख्या इतनी बड़ी थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेजर धन सिंह थापा अपने बचे खुचे सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और चीनी गोलियों की परवाह किए बिना भाग भाग कर एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक जा रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। रचना बिष्ट रावत अपनी पुस्तक द ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती हैं, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था, यदि हमें मरना ही है तो इकट्ठे मरेंगे, लेकिन कुछ को मार कर। कायर के जीवन से मौत अच्छी है। चूंकि मेजर धन सिंह थापा के वीर गोरखों ने चीनियों का आगे बढ़ना रोक दिया था, इसलिए दुश्मन ने फिर से आर्टिलरी और मोर्टार का सहारा लिया। फिर से आर्टिलरी और मोर्टार से बम बरसने लगे ताकि इन भारतीय सैनिकों की हिम्मत टूट जाए और उन मोर्टार के गोलों की आड़ में चीनी इन्फेंट्री सैनिक आगे आ सके। ऐसा हुआ कि 50 गज नजदीक तक अब चीनी आ चुके थे। रेंगते हुए चीनियों ने पोस्ट पर इंसेंडियरी बॉम्ब्स फेंके, जिससे चौकी में आग लग गई। चीनियों के हथियार ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। AK-47 ऑटोमेटिक राइफल्स थी, हमारे पास 303 एनफील्ड राइफल। दुश्मन ने भारी मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर्स का भी प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, बल्कि दक्षिण से हमला करने के लिए इस पेंगोंग झील के जरिए 4 एम्फीबियस क्राफ्ट भी उतार दिए थे। एम्फीबियस क्राफ्ट ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं
ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनको आप पानी में भी चला सकते हैं और जमीन पे भी चला सकते हैं। ऐसे 4 व्हीकल इस झील के रास्ते से भेज दिए। यहां से चीनी सैनिक हमला कर रहे थे और इधर से ये अब झील के रास्ते एम्फीबियस क्राफ्ट, 4 व्हीकल, चारों पर मशीन गन फिट थी। दुश्मन के गोलों के प्रहार से बंकर ढह गया था। सूबेदार मिन बहादुर गुरुंग इसके नीचे दब गए, लेकिन मलबे के ढेर से वो बहादुर फिर बाहर निकले। गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी एलएमजी हाथ में उठा ली और दुश्मन का संहार शुरू कर दिया। अंतिम सांस तक लड़ते रहे। भारतीय सैनिकों की संख्या निरंतर घटती जाती थी। अब सिर्फ 7 बचे थे और चीनी और नजदीक आते गए, पर हिम्मत कम नहीं हुई थी। पेंगोंग के दक्षिण में थाकुंग में स्थित ऑब्जर्वेशन पोस्ट से यहां थोकुंग, जहां बटालियन हेडक्वार्टर था, यहां से ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो बनी थी, वहां से सैनिक ने देखा कि यहां पोस्ट से धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है। क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अब कोई बचा नहीं था, इसलिए ब्रिगेडियर रैना ने कर्नल हरिचंद से कहा कि किसी वॉलंटियर को भेजो स्टॉर्म बोट देकर, जो वहां जाकर पोजीशन का सही अनुमान लगा सके, बता सके आगे। 2 स्टॉर्म बोट तुरंत उधर चल दी। अभी श्रीजाप से 1000 गज दूर थी कि दुश्मन की एम्फीबियस क्राफ्ट की उन पर नजर पड़ गई। दुश्मन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक नाव डूब गई, आग लग गई। सारे सैनिक जो उसमें बैठे थे शहीद हो गए और दूसरी बोट वापस आने में कामयाब रही। जो नाव वापस आ गई थी, उस पर सवार नायक रविलाल थापा ने बताया था कि श्रीजाप 1 पोस्ट पर मेजर धन सिंह थापा सहित अब कोई जीवित नहीं बचा है। लेकिन यह सच नहीं था। मेजर धन सिंह थापा के साथ 3 जवान अभी भी मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन के 2 हमले, इन्फेंट्री के 2 हमले नाकाम कर चुके थे। दोपहर बाद 4 बजे दुश्मन फिर बड़ी भारी संख्या में तीसरी बार आया और इस बार अपने साथ 1 दर्जन टैंक लेकर आए थे। सुबह से दूर से मोर्टार से, आरसीएल गन से गोले बरसा रहे थे, हैवी मशीन गन से गोले बरसा रहे थे। इसके साथ इन्फेंट्री बार बार हमला कर रही थी AK-47 LMG के साथ। इतने से भी बात नहीं बनी, अब 1 दर्जन टैंक लेकर आए और इधर कुल 4 थे, मेजर धन सिंह थापा और 3 और बहादुर गोरखा सैनिक, और उनके हाथों में 303 राइफल। सामने टैंक, पोस्ट मलबे का ढेर बन चुकी, धुआं उठ रहा है। गोलियां 303 की भी खत्म हो गई। अब क्या करते? उन गोरखा वीरों ने अपनी अपनी खुखरी उठाई और लगे चीनियों को गाजर मूली की तरह काटते। लेकिन कितनी देर ऐसे लड़ाई लड़ी जा सकती थी? आखिर तीनों पकड़ लिए गए, चारों, मेजर धन सिंह थापा सहित। मेजर थापा अब चीनियों की कैद में थे और श्रीजाप का क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। इधर भारत में यह मान लिया गया कि मेजर धन सिंह थापा बहादुरी से लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। हालांकि उनका शव नहीं मिला था, क्योंकि अब वहां कोई भारतीय जा नहीं पा रहा था। मेजर धन सिंह थापा ने उस दिन जिस पराक्रम का, जिस शौर्य का, जिस बहादुरी का परिचय दिया था, उसके आधार पर उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परंतु वे तो जीवित थे। चीनियों ने उन्हें शिनजियांग में कैद करके रखा था, बड़ी भयंकर यातनाएं दी थी, लेकिन मेजर धन सिंह थापा जुबान नहीं खोले। भारतीय सेना के बारे में, भारत के बारे में कोई भेद चीनियों को नहीं दिया था। आखिरकार मई 1963 में उन्हें छोड़ दिया गया। भारत आकर उन्होंने फिर से भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी परमवीर मेजर धन सिंह थापा की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी फिर मिलेंगे भारतीय सैनिकों के शौर्य, त्याग, बलिदान की एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।